मैं ज़्यादा अर्थशास्त्री के रूप में जाना जाता था उस समय। ये राम मंदिर का मामला, जब अशोक सिंघल बहुत बीमार हो गए थे तो उन्होंने मुझे बुलाकर राम सेतु और राम मंदिर के लिए मुझसे वचन लिया था। वहीं से हमारी आज जो मंदिर के सवाल पर मैं जो योगदान दे रहा हूँ वो शुरू हुई थी। नहीं, मैं तो उस समय नरसिम्हा राव के बहुत घनिष्ठ मित्र था और मैं भी संसद सदस्य था, और उनके कहने पर मैं उनके एक कमीशन का चेयरमैन था जो WTO विदेशों में है व्यापार के सवाल में, उस पर मैं चेयरमैन भी था। और शहीद शहाबुद्दीन जिन्होंने बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाई थी और उसका अध्यक्ष थे, वो मेरे घनिष्ठ मित्र थे, वो भी जनता पार्टी में मेरे साथ थे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि नरसिम्हा राव जी ने सोचा कि कम से कम मैं राम मंदिर बना दूँ, और सोचा कि ये ऐसे कानून मैं लाऊंगा तो फिर जो विरोध है वो बहुत कम हो जाएगी और बीजेपी की भी हार हो जाएगी इसमें, क्योंकि वो राम मंदिर की जो आंदोलन चला रहे हैं वो व्यर्थ हो जाएगा। तो ये था, इसमें और किसी का योगदान नहीं है। आज तक जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर में इस तरह से दंगे फैलाए गए, ये मात्र एक सांप्रदायिकता का दंगा कुर्सी और पैसे के लिए फैलाए गए, न कि ये राम जन्मभूमि के। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, मैं राम जन्मभूमि मंदिर का पुजारी हूँ। मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ आपसे कि आज तक विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने वहाँ पर एक माला भी नहीं चढ़ाया, भगवान की पूजा अर्चना तक उन लोगों ने नहीं करवाया वहाँ पर। और बल्कि उन्होंने व्यवधान डाला। हमने हाई कोर्ट में रिट दायर किया और रिट दायर करके तब वहाँ की भोग व्यवस्था चालू करवाया। दुनिया भर के इतिहास में देखा गया है कि जब राइट विंग सरकारें आई हैं, उन्होंने बहुत तेजी से कानून में बदलाव लाकर देश का पूरा नक्शा बदल दिया है। मूलगा में वो बदलाव लाने के लिए आपको कानून का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। तो कानून बदलने से समाज आप बदल देते हैं और देश का पूरा नक्शा बदल देते हैं। ईरान में भी शाह के बाद खोमेनी जब आए तो उन्होंने एक रात में इतने तेजी से इस्लामिक कानून लाए। तब तक तो सब सेक्युलर चलता था। तालिबान जब आया तो लड़कियां स्कूल से खाली स्कूल दिखने लगे। ये बहुत जल्द हो सकता है। तो कानून का इस्तेमाल इस तरीके से ही किया गया है हर जगह सरकारों में। आज भारत की हर संस्था, हर संगठन, कार्यपालिका हो या विधायिका, अगले 25 वर्षों के लक्ष्यों को सामने रखकर काम कर रही है। इसी सोच के साथ आज देश में बड़े बड़े रिफॉर्म्स भी हो रहे हैं। भारत की आज की आर्थिक नीतियां कल के उज्जवल भारत का आधार बनेगी। भारत में आज बनाए जा रहे कानून कल के उज्जवल भारत को और मजबूत करेंगे। सरकार भी लगातार एक विश्वस्त व्यवस्था बनाने के लिए अनेक निर्णय कर रही है। जन विश्वास बिल इसी दिशा में उठाया गया कदम है। इससे आने वाले समय में न्याय व्यवस्था पर बेवजह पड़ने वाला बोझ कम होगा। जो रास्ते महात्मा गांधी ने बताए थे, शायद उसकी रेलेवेंस सबसे ज़्यादा है, जिसके मूल में अगर सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो ये है कि आपको समाज में जाकर जब तक आप लोगों को, जन चेतना को नहीं जागृत करेंगे, तब तक कोई बहुत बड़ी परिवर्तन की आशा रखना बेमानी है। ऐसा है कि सवाल होते ही रहने चाहिए। जीवन में सवाल तो कभी रुकेंगे नहीं। सवाल करने वालों का काम है सवाल करना। मेरा काम है जो मैं कर रहा हूं उसको ईमानदारी और शुद्धता से करूं। हिंदुस्तान की हालत समझनी है तो मैं बताता हूं आपको। हिंदुस्तान के सबसे अमीर 22 लोगों के पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ लोगों के पास है।
एक तरफ 70 करोड़ लोग, उसमें पिछड़े वर्ग के लोग, दलित, आदिवासी, गरीब, जनरल कास्ट के लोग, और दूसरी तरफ 22 लोग। 70 करोड़ लोग क्या कह रहे हैं? 70 करोड़ में से किसान कह रहे हैं हमारे को एमएसपी दे दीजिए। युवा कह रहा है हमें रोजगार दे दीजिए। महिला कह रही है महंगाई से हमें बचाइए। कोई सुनने वाला नहीं। बाबरी मस्जिद का निर्माण अयोध्या में सन 1528 में हुआ। उसके तकरीबन 50 साल बाद तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखकर राम कथा को आम लोगों तक पहुंचाया। 19वीं सदी तक अयोध्या नगरी राम मंदिरों से भर गई। इनमें से कई मंदिरों का ये दावा रहा कि राम यहीं जन्मे हैं। ये तो एक राजनीतिक मुद्दा है। विश्व हिंदू परिषद ने जो कार्यक्रम चलाया है, मंदिर तो बनाने के लिए कोई रोक नहीं था। फिर हमारे यहाँ ऐसा कोई विधान नहीं है कि हम भगवान को अलग हटा करके किसी जगह रखे जाएं, क्योंकि भगवान जहाँ विराजमान हमारे होते हैं हम उसको मंदिर ही मानते हैं। हमारे यहाँ हिंदू परंपरा ही है, चाहे वो किसी भी मकान में रख दिए जाएं तभी हम उसको मंदिर ही कहते हैं, क्योंकि भगवान जहाँ विराजमान है वो मंदिर ही होता है। फिर अलग से मंदिर बनाने का कोई औचित्य नहीं है। अगर अलग से भी बनाया जाता तो उस इमारत में जिसमें भगवान विराजमान हैं हम उसको तोड़ना भी नहीं चाहते हैं। और जो लोग तोड़ना चाहते हैं वो इस मुद्दे को लेकर तोड़ना चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में एक तनाव की स्थिति पैदा हो और हिंदू मत जो है हमारे पक्ष में हो। उनको ये चिंता नहीं है कि कितना बड़ा जनसंहार होगा, कितने लोग मारे जाएंगे, कितने कटेंगे, कितनी बर्बादियां होंगी, या जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में हिंदू रहते हैं उनकी क्या परिस्थिति होगी। कि 1949 से आज तक किसी मुसलमान ने वहाँ कोई अवरोध नहीं पैदा किया। लेकिन जब इन्होंने यह नारा दिया कि बाबर के संतानों से खून का बदला लेना है, तब पूरा देश जो है वो दंगाग्रस्त हो गया और कम से कम हजारों लोग इसमें मारे गए, मौत के घाट उतार दिए गए। लेकिन तब भी इन लोगों ने जरा सा यह महसूस नहीं किया कि यह तनाव जो देश में फैल रहा है, हिंदू मुस्लिम की जो एकता आज हमारे देश में बनी हुई थी, तमाम मुस्लिम शासकों ने मंदिरों को जो जागीरें दी। आज जानकी घाट में माफीनामा मिला, हनुमानगढ़ी के बहुत से भाग मुसलमानों की बनाई हुई हैं, फकीर राम जी का मंदिर मुसलमानों का माफीनामा है। ये तमाम जो जागीरें मुसलमानी शासकों द्वारा मंदिरों में दी गई और अमीर अली और बाबा रामचरण दास के जो समझौते थे कि हम हिंदू और मुसलमान दोनों एक मिलकर के रहेंगे, उसी जन्मभूमि के पाठ में 2 भाग किया गया कि एक तरफ मुसलमान नमाज पढ़ेंगे, एक तरफ हिंदू पूजा करेंगे। ये सारी बातें जो थी उस पर इन लोगों ने पानी फेर दिया। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स के विस्तार के लिए 800 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। बस अब आप लोगों के पास कोई संसद भवन की तरह पिटीशन लेकर ना आ जाए कि फिजूल खर्ची हो रही है। बस अब आप लोगों के पास कोई संसद भवन की तरह पिटीशन लेकर ना आ जाए कि फिजूल खर्ची हो रही है। मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में डिप्टी कमिश्नर हूं। पिछले साल मार्च 2 को मैंने विश्व हिंदू परिषद के जो अकाउंट्स हैं उनके बारे में जानने के लिए इनको सम्मन्स जारी किए थे। अशोक सिंघल समेत जो लोग इनका हिसाब देखते हैं उनके पे दिए गए थे। 24 घंटे के अंदर विश्व हिंदू परिषद का एक बहुत बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन 28 लोधी एस्टेट पे प्रधानमंत्री के बाहर हुआ। उसी दिन मेरा मद्रास तबादला कर दिया गया और तब जो सरकार थी उन्होंने उस पूरी इंक्वायरी को दबा दिया। फिर मुझे सस्पेंड कर दिया गया। मैं बाहर से जब पढ़ के आया था वापस तो इसी ख्यालात से आया था कि शायद देश के लिए कुछ करूंगा, लेकिन
इस देश में होना है। मैंने एमबीए पास किया था अमेरिका से, मैं सब छोड़ के अपना काम छोड़ के मैं हिंदुस्तान चला आया था यहाँ पर। अगर एक कानून इंप्लीमेंट करने वाले ऑफिसर को अगर आप उसके साथ ऐसा करेंगे तो इस देश में कोई कानून नहीं रहेगा, ये हम बता सकते हैं। अगर हमारे साथ जो हुआ है, हम आपको बता दें, इस देश के अंदर ये एक फाउंडेशन डल गई है हमारे साथ जो हुआ है कि इस देश के अंदर कभी कानून नहीं रहेगा। क्योंकि अगर जो कानून वाले ऑफिसर्स के साथ ये किया गया है जो मेरे साथ हुआ है, तो इसका यही नतीजा है कि देश के अंदर कानून हमेशा के लिए खत्म हो गया। मैं तो ये समझता हूं, मेरे को तो कोई उम्मीद नहीं है कि ऐसे कुछ इस देश का कोई होगा भविष्य। मैं चाहता हूं भविष्य हो, लेकिन मैं इस बारे में मेरे को तो नहीं लगता कि अब कुछ भविष्य रहा है इस देश के अंदर। भारत के नागरिक ईज ऑफ जस्टिस के हकदार है। मुझे खुशी है कि देश भर की अदालतों के डिजिटाइजेशन को चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ खुद मॉनिटर कर रहे हैं। एक सशक्त न्याय व्यवस्था विकसित भारत का प्रमुख आधार है। कानून किसका नाम है? सिस्टम का नाम है। सरकार ने अब तक जो भी किया है वो एक जुमलेबाजी की तरीके से सब कुछ रहा है। वो देख लीजिए, कहीं पे भी कहीं कुछ हुआ है। दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता भारत है जी। हम इसलिए मानते हैं कि हमारे हिस्टोरिकल डिटेल यही बताते हैं कि बाबा आदम श्रीलंका में उतारे गए। तो एशिया का वो खित्ता जो इंडिया और लंका से ताल्लुक रखता है, इधर हिंद महासागर से लेके जी, और मिडिल ईस्ट का वो एरिया जो जद्दा से ताल्लुक रखता है, जहाँ अम्मा हुआ उतारी गई। तो दुनिया का तो पहला इंसान जहाँ आता है, मानव सभ्यता वहीं से शुरू होती है डेफिनेटली। इसके बाद यहाँ से लोग पूरी दुनिया में फैले, जो भी धरती का पार्ट है। ये जो सभ्यताएं पड़ी हैं, जब आदम और हव्वा का मिलन हुआ, आदम अलैहिस्सलाम का, जब उनकी तौबा कबूल हुई है, फिर वो एक दूसरे से मिले, और फिर जब वो प्रजनन की क्रिया शुरू हुई, जब इंसान पैदा होने लगे आदम के तब, वो सीधी सी बात है कि वो जद्दा में जाकर मुलाकात हुई तो वो मध्यपुर का एरिया था। अब मध्यपुर में धीरे धीरे वो सारा वाक्य मिलता है कि फिर वो वहां से लेके नूह अलैहिस्सलाम के दौर तक जो है जितना पीरियड था, उस पीरियड के बाद वो जब वो आया कहता मैं कि तूफान वगैरह, पूरी दुनिया जो है गर्क हुई, फिर उसके बाद जो बचे फिर उनको हुआ कि तुम चारों तरफ फैल जाओ। फिर वो फैले, उन्हीं से रंगो नस्ल बना जी। फिर उसके बाद जो प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक आते आते जो है, वहां से भी यही हुआ कि उनके जो 12 बच्चे थे, ये हुआ कि भाई तुम जिस टीम चला जाएगा वो इलाका उसका हो गया। तो इस तरह से वो इलाका हो गया। तो उसकी पूरी तारीख लिखी हुई है कि अफ्रीकन लोग कौन से वंश से है और अमेरिकन कौन से वंश से, यूरोप कैसे पहुंचा इंसान, और इस तरह से जो है सारा उसमें डिटेल दिया गया है जी जी। सारे कबीले ही की नस्ल से कौन है और शाम की नस्ल से कौन है जी जी, और याकूब की नस्ल से कौन है और यहूब की नस्ल से कौन है और नसर की नस्ल से। इससे क्या मतलब विज्ञान आदमी है, जब डीएनए, हमें डीएनए क्या ढूंढते हो, कह रहे हो कि यहाँ का डीएनए एक है, तो हमारा डीएनए मत तलाश करो, हम कहते हैं पूरी दुनिया का डीएनए है। हाँ बिल्कुल। लेकिन टेक्नोलॉजी कितना बड़ा कमाल कर सकती है, ये इससे पता चलता है। यहाँ का पानी जो है आपको अभी दिखाएंगे कि कहाँ बहता है ना। ये गली नंबर 5 से हम निकल से लेकर 3 तक का बुरा हाल है। ना कोई काउंसलर सुन रहा है, ना कोई सुन रहा है। इसलिए आप कृपया करके ध्यान दें। कोई एमसीडी वाला कहता है कि दिल्ली जल बोर्ड वाले कहते हैं तो तुम्हारी गली में सीवर लाइन ही नहीं है, कि हमें ये जवाब मिल रहा है। इसका कृपा करके ध्यान दीजिए। एमएलए साहब, काउंसलर साहब, आप कृपया करके ध्यान दें। यहाँ का बहुत बुरा हाल है, गली में निकलना बहुत मुश्किल है। कोई भी गली से हमने जो आपने 5 नंबर गली दिखाई थी, वो 5 नंबर से पानी यहाँ तक देखो कैसे आ रहा है। ये कूड़े के इंतज़ार में खड़े हुए हैं गाड़ी यहाँ टाइम से नहीं आती, बहुत दिक्कत है। देखिए जन सुनवाई के नाम पर देखिए ये सफाई कर्मी है और ये बेचारी दुखी है। सब तरीका थोड़ी है। मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत बुरी व्यवस्था है यहाँ पर, सरकारी तंत्र के नाम पर यहाँ मजाक है कि पानी की, सीवर की, हर तरह बहुत परेशानी है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा, ना एमएलए ना काउंसलर।
काउंसिलर के पास जाते हैं तो कहते हैं ये एमएलए का काम है, एमएलए के पास तो कह रहे हैं पीडब्ल्यूडी का काम है, पीडब्ल्यूडी वाले कहते हैं दिल्ली जल बोर्ड का काम है। क्या किया जाए, पब्लिक कैसे करेगी ये? यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा जी, ना हमारी पानी की सुनता कोई यहाँ पे, ना कूड़े की सुनता। कूड़ा देखो दुनिया भर का कूड़ा, देखो यार ढेर लगा हुआ कूड़े का। पीने का पानी कैसा आता है? पीने का पानी तो उसमें कई बार तो वो निकलते हैं यार, इतना गंदा आता है। चलो उधर कूड़े के पास आओ। टाइम से आता है? टाइम से रात को 2 बजे कौन भरेगा पानी, बताओ? रात को 2 बजे पानी आता है यहाँ पे, कौन भरेगा रात को 2 बजे पानी? यानी 3 टाइम नहीं आता, 2 ही एक टाइम आता है? 2 बजे आता है रात को। रात को 2 बजे आता है पानी। रात को 2 बजे आता है? तो आप लोग कब से 2 बजे भर रहे पानी? हम तो कई सालों से हो गए हमारे को। इसका विरोध क्यों नहीं करते आप लोग? विरोध करते, किसको करें, किसको जिसको सुनने वाला हो तो विरोध होगी। आबादी इतनी आबादी है, ऊपर पंजाबी बस्ती 3 नंबर गली, 4 नंबर गली, 5 नंबर गली, सारी है। तो जिस तरीके से सुबह यहाँ का आम रास्ता दिख रहा है, देखिए आप, आम रास्ता है ये। अधूरी हसरतों का इल्जाम, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। आने वाले 5 साल भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नई ऊंचाई देने वाले होंगे। आने वाले 5 साल भारतीय रेल के कायाकल्प के होंगे। आने वाले 5 साल बुलेट ट्रेन से लेकर वंदे भारत ट्रेन के विस्तार के होंगे। आने वाले 5 साल वाटरवे के अभूतपूर्व इस्तेमाल के होंगे। आने वाले 5 साल में आप भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट को नया रिकॉर्ड बनाते देंगे। आने वाले 5 साल में आप भारत के स्पेस सेक्टर की एक नई उड़ान देखेंगे, गगनयान की सफलता देखेंगे। आने वाले 5 साल में आप देश के युवाओं के लिए नए सेक्टर्स का उदय देखेंगे। आने वाले 5 साल में आप भारत की सोलर पावर को घर घर तक पहुंचता देखेंगे। आने वाले 5 साल में आप भारत में ईवी मैन्युफैक्चरिंग में रिकॉर्ड वृद्धि देखेंगे। आने वाले 5 साल में आप सेमीकंडक्टर मिशन, हाइड्रोजन मिशन को जमीन पर बढ़ावा देखेंगे। और आने वाले 5 साल में आप निर्णायक नीतियां बनते, निर्णायक फैसले होते हुए भी देखेंगे। सब जगह पैसे वाला गरीब को जलील, जलालत जो है सब जगह घुस गई है। और धर्म को उसका नाम देना ये तो बहुत गलत बात है। धर्म तो बिल्कुल ही नहीं है कम से कम।